वो अकेली बच्ची नहीं थी, बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। बच्चों को वो कहता था कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो जिन्नात तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू को मार डालेंगे। और इसीलिए वो बच्चे डर कर शांत रहते थे। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है मलसी। बात कर रहा हूं 16 अगस्त 2024 की। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। एक बच्ची जो कि अभी कुछ ही देर पहले मस्जिद में मौलाना साहब से पढ़कर घर पर आई थी, थोड़ी गुमसुम थी, परेशान थी। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम, इतनी परेशान क्यों हो? वो लड़की जैसे ही उसे पूछा जाता है वो डरने लगती है, कांपने लगती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पास बैठाया और उसकी मनपसंद की जो उसकी चीज थी उसको खाने को दी। और खाने के बाद जब वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है तब माँ पूछती है कि बेटा थोड़ा बताओ तो सही, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद माँ पास के जो बच्चे होते हैं उसके पास जाती है, क्योंकि वो बच्चे इसके साथ पढ़ने जाया करते थे, उसके साथ उठना बैठना था इसका। जब उन बच्चियों से पूछा जाता है तो बच्चियां भी ऐसे ही घबराने लगती है जैसे कि उस महिला की बच्ची घबराने लगती थी। आखिरकार वापस माँ अपने घर पर आती है, अपनी बेटी को दुलारती है, उसे भरोसा दिलाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और जो भी कुछ है तुम मुझे बता दो। आखिरकार उसकी बेटी ने जब बताने की कोशिश की तो उसने कहा जिन्नात तुम्हें मार डालेंगे और अब्बू को भी मार डालेंगे यदि मैंने ये बात तुम्हें बता दी तो। लेकिन माँ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, और मेरे पास जिन्नातों को रोकने की ताकत है, मैं भी रोक सकती हूँ, मैं भी उनकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हूँ। जब माँ ने अपनी बेटी को ये भरोसा दिलाया तब उस बेटी ने कहा कि जब मैं मौलाना साहब के पास जाती हूँ वो मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस 7 साल की बच्ची ने अपने ही मौलाना की ये कहानी सुनाई तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और गुस्से से तमतमा जाती है। मौलाना साहब के पास जाती है और जाने के बाद उनसे कुछ बुरा भला कहती है तो मौका पाते ही मौलाना वहां से भाग जाता है। अब इस बात की जो आग थी वो पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलती है, लोग मौलाना साहब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौलाना साहब भाग जाते हैं। भले ही इस महिला को भी समझाने की कोशिश की जाती है कि जो भी हुआ है उसे शांत करो, खत्म करो, लेकिन उस महिला का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसके बेटी के साथ जो हुआ था वो वाकई अच्छा नहीं था, बहुत ही भयानक था। वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है। रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरी जो बेटी है वो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ने के बाद जब घर पे आती है तो वो उस बच्ची को पास के ही एक मस्जिद के ऊपर एक कमरा है, उस कमरे के ऊपर मौलाना साहब रहते हैं, वहां पर दीनी ईमान की तालीम देने के लिए भेजती है। वहां पे वो मौलाना साहब उन्हें अरबी, उर्दू और नमाज की तालीम देते हैं। लेकिन कई दिनों से मेरी बच्ची थोड़ी गुमसुम रहती है, परेशान रहती है। इस तरह की जो तहरीर थाने में मिलती है, उसके बाद इस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी के पास उस थानेदार ने बातचीत की, मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार जो इसके जिले के एसएसपी होते हैं मंजूनाथ टीसी, वो 18 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन करते हैं, ये जानने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग चुका था। वो कहाँ का रहने वाला था उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, और पीलीभीत का ही थाना लगता है जहानाबाद। उसी का एक गांव है डोम।
डोम का रहने वाला वो मौलाना कुछ दिन पहले तक रामपुर के शाहाबाद में नौकरी किया करता था, लेकिन बताते हैं कि वहां पर जब मस्जिद से होने वाली आमदनी थी, जो कि वेतन था वो कम था, उसके लिए उसने शाहाबाद की उस नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का जो गांव लगता है मलसी, उस गांव में जाकर वे करीब 2 महीने पहले ज्वाइन कर लेते हैं और नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपने ही कमरे में कुछ मोहल्ले के बच्चे बच्चियों को दीनी तालीम दिया करते थे, यानी कि उर्दू अरबी वगैरह पढ़ाया करते थे और नमाज के बारे में भी सिखाते थे। अब मौलाना को तलाश करने के लिए जब पुलिस की टीमें लग जाती है, आखिरकार मौलाना पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इस मौलाना को जब लेके आते हैं तो मौलाना साहब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार कहानी क्या है। तो मौलाना ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ सारी बातों को बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन सब बातों को झुठलाने की कोशिश की। मौलाना का जो नंबर था वो बंद था, लेकिन उस मौलाना के नंबर मोबाइल को जब जब्त किया गया तो उसे ये नहीं पता था कि जो उसने मोबाइल के हिस्ट्री में देखा था उसके अंदर सेव था, यानी उसके मोबाइल रूट में सेव हो गया था, उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। और वैसे भी पुलिस के पास अच्छी खासी तकनीकें होती हैं, उस तकनीकों के माध्यम से वो पता लगाते हैं कि वो उसमें गंदी फिल्में यानी पॉर्न मूवीज देखा करते थे। अब उस बच्ची के साथ जितने भी बच्चियां आया करते थे उन बच्चियों से भी बारी बारी से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे हैं जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मौलाना बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति था। जिन बच्चों की उम्र 8 या 9 साल से ऊपर होती है, खासकर लड़के, उनके साथ वो बहुत सख्ती से पेश आया करता था, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था और उनसे एक एक चीज को बारीकी से पूछता था कि तुमने याद किया कि नहीं किया। वो इस बात का आसपास के लोगों में बहुत तसल्ली होती थी कि मौलाना साहब बहुत सख्त हैं और बच्चों को अच्छे से उर्दू अरबी भी पढ़ा रहे हैं और दीन की शिक्षा भी दे रहे हैं। लड़कियों के लिए भी यही था। जो 8-9 साल से ऊपर की लड़कियां थी, जो थोड़ी समझदार थी, जो अपने घर पर बता सकती थी, उन बच्चियों को वो होमवर्क दिया करता था और उनके साथ भी सख्ती से पेश आया करता था। वैसे बच्चियों को जल्दी घर पर भेज दिया करता था। और लेकिन जो बच्चियां 5 से 8 साल की हुआ करते थे, उन बच्चियों को वो अपने पास रखा करता था और उनसे बड़े प्यार से अच्छे से बातें करना, साथ ही उन्हें अपने एसी वाले कमरे में ले जाना, बारी बारी से उन लड़कियों को वो एडल्ट फिल्में, गंदी फिल्में दिखाया करता था। और जो जो उस वीडियो के अंदर होता था, कुछ कुछ वैसा ही हरकतें वो करने की कोशिश करता था। पुलिस की जांच में आया कि वो अकेली बच्ची नहीं थी, बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। और सब बच्चियों से ये कहा गया था, अगर किसी ने भी घर जाकर ये सब बताने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तो जो मेरे पास जिन्नात है उसके पास जादू है और उस जिन्नातों को वो छोड़ देगा, वो तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू को मार डालेंगे। यानी कि उन्हें बहुत डराता रहता था। छोटी बच्चियों के दिमाग में, दिल में इस तरह का डर बैठ गया था कि वो जिन्नातों से डरने लगती है। और यही कारण था कि कई दिनों से, बताते हैं 1.5-2 महीने से, वो लगातार शोषण कर रहा था इन बच्चियों का। उनके साथ वो किस हद तक गया था, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है, तो गांव वालों को यकीन नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के पीछे वो नमाज पढ़ रहे थे, वो शायद नमाज भी कभी कबूल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। हालांकि पुलिस ने जब 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, उस एसआईटी के माध्यम से उस मौलाना की और भी जो बैकग्राउंड है उसे वो खंगालने की कोशिश कर रही है। वो जहां जहां भी आज तक रहा है, कहीं पूर्व में उसने कोई घटना ऐसा किया है या नहीं किया है, ऐसा कोई घिनौना कृत्य तो नहीं किया है। हालांकि पुलिस अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है,
लेकिन उसे रिमांड पर लेने के बाद उसे पूछताछ की जाती है और उसे पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जैसे ही यह बात अखबार में या सोशल मीडिया पर या न्यूज पर फैलती है तो लोगों में गुस्सा होने लगता है। यह मामला उत्तराखंड के विधानसभा में उठाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे मदरसे में ही जाते हो, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हो। आपके बच्चे आपके घर के अलावा कहीं भी जाते हैं, घर के किसी सदस्य से भी मिलते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप ये बताएं कि किस चीज को छूने से अच्छा होता है, किसको छूने से गलत होता है। गुड टच, बैड टच के बारे में भी बताएं। हालांकि सरकार, जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, वो स्कूल और कॉलेजों में भी इस तरह की प्रोग्राम चलाते हैं। क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की हरकत ना हो। लेकिन यह परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से वो बहुत नजदीकियां बढ़ाएं और उससे खुल के बात करें कि उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस अपराधी को, उस आरोपी को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, उसे सजा दिलाने के लिए आगे बढ़े, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना या हरकत ना हो। दोस्तों, जाते जाते हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक लाने में एक सच्ची घटना को बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और भी सच्ची घटनाएं लेते आएं। तब तक के लिए धन्यवाद।